हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन हैं बेसिकली हिस्ट्री से संबंधित हैं उत्तराखंड की। और इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें खूब सारा डिस्कस करेंगे और उस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगी वो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने करंट अफेयर हो उत्तराखंड के, नेशनल इंटरनेशनल हो और इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर होते हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, जनरल स्टडी के वीडियोज़ हैं, आप उनको प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र सिरमौर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कालसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए आप। कालसी जो है वो देहरादून में है और यहाँ पर अशोक का शिलालेख मिला है। ये जो शिलालेख है कालसी का, इसकी खोज हुई थी 1860 में और किसके द्वारा की गई थी? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि इस अभिलेख में जो लिपि का प्रयोग किया गया है और भाषा का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? तो इसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो प्राकृत भाषा है और लिपि का प्रयोग किया गया है ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा इस शिलालेख से, इसमें अशोक ने बताया है कि राजाओं के नैतिक और मानवीय क्या क्या गुण होने चाहिए, उन सिद्धांतों पे प्रकाश डाला है यहाँ पे अशोक के कालसी जो शिलालेख है इसमें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ये पूछा भी गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भृगुतुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, जो महाभारत का वन पर्व है इसी में कहा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद और जो किरात थे इन जातियों का आधिपत्य भी रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किस पंवार शासक का सबसे प्राचीनतम ताम्रलेख प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जगतपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जगतपाल कई बार मैच करने के लिए भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कौन सा राजा कौन से क्रम का है। तो जगतपाल पंवार वंश का शासक था जो कि कौन से नंबर का राजा था? 34वें नंबर का। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवप्रयाग में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और किसको समर्पित है? भगवान राम को समर्पित है। जब 1803 के अराउंड एक भूकंप आया था तो उसमें मंदिर बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो दौलत राव सिंधिया ने करवाया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पूछा गया है वो कौन सा है? बैजनाथ मंदिर। ठीक है, तो बैजनाथ मंदिर जो है वो बागेश्वर जनपद में है और किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे हैं। याद कैसे रखोगे इसे आप? जो बागेश्वर जनपद है यहाँ पर एक ब्लॉक है और एक वैली है, गरुड़ वैली। ठीक है, तो ग से गरुड़ और ग से गोमती नदी भी आप कर सकते हैं इसको, ताकि कंफ्यूज ना हो सरयू नदी और गोमती नदी में। ठीक है, तो गोमती नदी कहाँ पे बहती है? ये गरुड़ में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बैजनाथ मंदिर है जो भगवान शिव का ही मंदिर है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बागेश्वर है, ठीक है, बागेश्वर प्रॉपर है जो, वहाँ पर एक मंदिर है बागनाथ। ठीक है, और वो किस नदी के तट पर है? सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है बागनाथ मंदिर। और ये भी किसका है? भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। बैजनाथ मंदिर गोमती नदी और बागनाथ मंदिर गोमती और सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वाराहाट जिसे क्या कहा जाता है? हिमालय की द्वारका किन राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्यूरी राजाओं के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दो चार क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। द्वाराहाट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस जनपद में है। तो किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में है। मैच करने के लिए आता है कई बार। ठीक है, अब आप देखिए द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है और ये जो मंदिर समूह है इसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कौन सा है? गुज्जर देव का मंदिर है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? गुज्जर देव का मंदिर है। और द्वाराहाट को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया मंदिरों की नगरी।
इसी के साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वाराहाट का प्राचीनतम नाम क्या था, तो लखनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मंदिर हैं इनमें बेसिकली प्रयोग किया गया है बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर भी स्थित हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा करवाया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्मचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भीष्मचंद ने जब खगमरे किले का निर्माण करवाया था तो उसी टाइम उन्होंने क्या कर दी थी कि अपनी राजधानी हम लोग चंपावत से कहाँ स्थानांतरित करेंगे, अल्मोड़ा से। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजधानी पूर्णतः परिवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है, तो भीष्मचंद्र का जो गोद लिया पुत्र था, उत्तराधिकारी था बालों कल्याण चंद्र, इन्होंने इसे पूरी तरीके से शिफ्ट किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश पर्यटक मूल क्राफ्ट टिहरी दरबार में कब आया था। तो एक तो आपके पास यही क्वेश्चन बन गया, जो मूल क्राफ्ट था वो किस देश का पर्यटक था, तो कहाँ का था, ब्रिटिश था। तो टिहरी दरबार में कब पहुँचा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1820 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जो संगोली की संधि हुई थी 1815 में, इसके बाद सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को राजधानी बनाया था, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को। इसके बाद ब्रिटिश शासक ने इसे स्वीकृति दी थी 1820 में ही, और उसी साल मूल क्राफ्ट कहाँ आया था, टिहरी दरबार में आया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद टिहरी कब आए थे, तो 1890 में आए थे, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट है कि स्वामी रामतीर्थ ने किस वर्ष टिहरी की यात्रा की थी, तो इसकी जो डेट है थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, लेकिन 1900 से 1902 के बीच में कौन आए थे, स्वामी रामतीर्थ आए थे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप देखिएगा 1906 में जो स्वामी रामतीर्थ थे, इन्होंने भिलंगना नदी के तट पर समाधि ली थी, और तभी से जो टिहरी बांध है उसको क्या कहा जाता है, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है, ठीक है। तो टिहरी के जो बांध के नाम है उसको आप यहाँ पे याद भी रखिएगा कि क्या कहा जाता है, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी भिलंगना नदी के तट पे, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फड़कानौली व पैठशाला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यशोधर मठपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फड़कानौली और पैठशाला हैं दोनों कहाँ पर हैं, ये अल्मोड़ा में स्थित हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो फल सीमा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। तो 3 चीज़ें, फड़कानौली, पैठशाला और फल सीमा, ये तीनों अल्मोड़ा में हैं। फल सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा में आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, मलारी ग्राम से किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा स्वर्ण मुखौटा प्राप्त किया गया। पहली बात, जो मलारी गांव है वो कहाँ पे है, चमोली में स्थित है। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस जनपद में है, तो चमोली जनपद में है। अब जो मलारी गांव है इसमें जो मुखौटा प्राप्त हुआ था 2001-2002 में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा ढूंढा गया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा एक चीज़ की, जो मलारी ग्राम है यहाँ पर सबसे पहले जो सर्वेक्षण हुआ था उस दौरान पर शिव प्रसाद डबराल ने पाषाणकालीन समाधान की खोज मलारी गांव में की थी, और जब दूसरा सर्वेक्षण हुआ था तब गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पे स्वर्ण का मुखौटा ढूंढा था, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सील वर्मन ने किस नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देहरादून की जो यज्ञ वेदिका है इससे ये जानकारी मिलती है कि राजा सील वर्मन ने यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेध युद्ध करवाए थे, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 52 गढ़ हैं, तो गढ़वाल में 52 गढ़ थे, इन गढ़ों में से कुछ गढ़ दिए गए हैं और मैच करने हैं कौन सा कहाँ है, ठीक है। पहला है चांदपुर गढ़ चमोली, बिल्कुल सही। बधानगढ़, देखिए जो चांदपुर गढ़ चमोली में है वो आदिबद्री के अराउंड में है, उसके आसपास, ठीक है। जो बधानगढ़ है वो चमोली में, और इसकी क्या खासियत है कि गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है
उप्पूगढ़, तो ये टिहरी और उत्तरकाशी मार्ग पे, और इसका गणपति कौन था? कफ्फू चौहान था। ठीक है, जिसका जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था? अजयपाल से। नेक्स्ट है उल्खागढ़ रुद्रप्रयाग, तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जो उल्खागढ़ है ये पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक में है और इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, कठौलीगढ़ के नाम से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जा सकता है कि कठौलीगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है या उल्खागढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन है, जूलिया या सिरती नामक कर लगाने का श्रेय किस चंद शासक को जाता है? तो जूलिया, इसको जूलिया कर भी कहा जाता है या जूला कर भी कहा जाता है, और सिरती कर ये लगाने का श्रेय जाता है लक्ष्मी चंद को। ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है जैसे ये जूलिया कर है ये किस पे लगाया जाता था? तो नदी पुलों पर लगाए जाने वाला कर था ये, और इसको एक नाम से जाना जाता है, सांगा कर के नाम से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा सिरती कर जो लगाया जाता था वो व्यापारियों पर लगाया जाता था और इसकी एक खासियत थी कि ये नगद कर था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नगद कर था कौन सा? सिरती। और जूलिया क्या था? जूलिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? सांगा के नाम से, जो नदी पुलों पर लगाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन अजयपाल के संबंध में सत्य नहीं है? पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अजयपाल को गढ़वाल का कृष्ण भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदित्यनाथ कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अजयपाल का उपनाम बलराम भी था, तो ये क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बलराम नाम था उपनाम वो बलभद्र शाह का था, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अजयपाल का टाइम पीरियड कई बार पूछा जाता है, तो कितना हो जाएगा? 1490 से लेके 1519। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मानवोदय काव्य में जो अजयपाल हैं इनको कहा गया है युधिष्ठिर, कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र, ये सब कहा गया है किसे? अजयपाल को। तो यहाँ पर बलराम वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि बलराम किसका उपनाम था? बलभद्र शाह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल क्राफ्ट ने निम्न में से किसे कलाविदों का शिरोमणि कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया ब्रिटिश पर्यटक था और किसके दरबार में आया था? सुदर्शन शाह के दरबार में आया था, जिसे उन्होंने कलाविदों का शिरोमणि भी कहा था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सुदर्शन शाह के समय में बहुत सारे काम हुए हैं सुदर्शन शाह के टाइम में, और कभी हम डिस्कस से अलग अलग करके कुछ जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सुदर्शन शाह के समय में टिहरी का पहला जो भूमि बंदोबस्त था वो हुआ था, और टिहरी की जो जनता थी वो सुदर्शन शाह को बोलांदा बंदरीस भी कहती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? ठीक है, महारानी गुलेरिया, एक क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर हो रहा है कि वो किसकी संरक्षिका थी? तो कीर्ति शाह की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंदन देई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका मूल नाम था। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी पत्नी थी, तो प्रताप शाह की। ठीक है, अब आप देखिए जो प्रताप शाह थे, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष के लिए शोक मनाया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुलेरिया थी जिनका मूल नाम कुंदन देई था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में इनका जन्म हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। और संरक्षिका किसकी थी? कीर्ति शाह की। ठीक है, तो चलिए ये थे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड, और इससे हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन नए इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज के इम्पॉर्टेंट वीडियोस। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।